Yes, good afternoon, guys. So today we are going to continue with the chapter 2 in commerce, that is your OC Business Services 1. और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस के टाइप्स. कल हमने इंश्योरेंस के बारे में स्टडी किया था, ठीक है. इंश्योरेंस के बारे में जो आपने स्टडी किया उसमें आपने क्या समझा इन 2 वर्ड्स. इंश्योरेंस क्या होता है? रिस्क कवर्ड, ठीक है. इंश्योरेंस आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होने वाले हैं, मतलब जिस चीज़ों से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती, जैसे तूफान आने वाला है तो इंश्योरेंस तूफान को रोक नहीं सकता. लेकिन अगर तूफान में आपका कोई भी नुकसान हो गया तो तूफान, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको भरपाई करके देगा, कंपनसेट करके देगा. कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई करके देना. लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, आप एक आम इंसान हो, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है और तूफ़ान में आपका कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों भरपाई करके देगी भाई? आपका इंश्योरेंस लेना पहले तो ज़रूरी है, ठीक है. तो इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस आपके फिनेंशियल लॉस को कंपनसेट करता है, ठीक है. ये आपके टेक्निकल डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस क्या करता है. इंश्योरेंस अगर किसी को बेसिक समझाना है तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ रिस्क कवर्ड. वो रिस्क कवर करता है एक तरह से, ठीक है. आपके जीवन में आपको कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है, यू हैव टू. लेकिन वो चैलेंजेस जब फेस कर रहे हो और आपको कोई नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट कर देगा इंश्योरेंस, ठीक है. इंश्योरेंस क्या करता है आपके जीवन में जो भी आपको, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट किया है. आप कौन कहलाते हो इसमें? जो इंश्योरेंस, जब मैं क्लियरली यहाँ पे हाथ करके बोल रहा हूँ तो भी इंश्योरी, ठीक है. और जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस दे रहा है, सही उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोल. जो लेता है वो भी इंश्योरी है, जो देता है वो भी इंश्योरी है. जो इंश्योरेंस ले रहा है वो इंश्योरी है. आज का आंसर हम लर्न करके आए. हाँ तो फिर रुक जाना भी, ठीक है. जो इंश्योरेंस ले रहा है उसे इंश्योरी कहा जाता है और जिससे आप ले रहे हो इंश्योरेंस कंपनी, उसे इंश्योरर कहा जाता है, ठीक है. तो इंश्योरी जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका जब फिनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो फिनेंशियल लॉस के अकॉर्डिंग कंपनसेट करती है, मतलब भरपाई करके देती है. दैट इज़ योर इंश्योरेंस, ठीक है. इंश्योरेंस क्या है? इन 2 सिंपल वर्ड्स अगर बेसिक मीनिंग पता करना है तो रिस्क कवर्ड है. और वैसे इंश्योरेंस क्या करता है? आपका जो भी फिनेंशियल लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक है. मतलब यहाँ पे हम रिस्क को अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, वो तो जीवन में आएगा. लेकिन उस रिस्क की वजह से अगर आपका कोई भी फिनेंशियल लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करके देगी, अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो. मैं कल के बेसिक मीनिंग्स फिर से आपको एक बार बता देता हूँ. देखो, इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक एग्रीमेंट है इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में, ठीक है. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप लेते हो इसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है. या हम मार्केट में, जैसे मेरे पास इंश्योरेंस है, ठीक है, 5-6 इंश्योरेंस है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं. हम इंश्योरेंस पॉलिसी पूरा नहीं बोलते, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलता है? इंश्योरेंस पॉलिसी बोलता है. इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है भाई? वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपसे साइन करवाते हैं जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ फॉर टेकिंग दिस, ठीक है, जब आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो इंश्योरी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. उस अमाउंट को प्रीमियम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रीमियम. अब देखो, जब मैं ये समझाता हूँ ना उस अमाउंट को, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? जब आपका कोई नुकसान होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी उसको प्रीमियम नहीं बोलते हैं. ये पॉलिसी लेने के लिए आपको हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या साल में एक बार, जिसको मोड ऑफ पेमेंट बोलते हैं, मतलब किस तरीके से आप चुकाओगे, ठीक है. जैसे ट्यूशन का फीस आप 2 पार्ट में दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? हाफ ईयरली दे रहे हो, 6 मंथ्स में एक बार दे रहे हो, ठीक है. अगर एक ही बार देते तो वो ईयरली हो जाता, महीने देते तो अब मंथली हो जाता, ठीक है. तो उसको मोड ऑफ पेमेंट बोलते हैं. तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जो हर महीने अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड द प्रीमियम. एंड प्रीमियम कभी भी इंश्योरर थोड़ी देगा, इंश्योरेंस कंपनी किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी तो पॉलिसी इश्यू करता है, पॉलिसी देता है. जो पॉलिसी ले रहा है,
जो इंश्योरेंस ले रहा है, आम इंसान जो ले रहा है वो अमाउंट पे करता है, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। समझ में आया? ये जो कल था उसका ऊपर से मैंने बता दिया, टाइप्स आपको नहीं बताया मैंने। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कल जो थे वो प्रिंसिपल्स देखे थे हमने, ठीक है। आज हम टाइप्स देखते हैं। जनरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ को छोड़ के, कल मैंने क्या बोला था, कोई भी इंश्योरेंस, इंसान की लाइफ को छोड़कर कोई भी इंश्योरेंस बाकी का आता है जनरल इंश्योरेंस में। कोई भी, बेंच का, दरवाजे का, एसी का, पंखे का, गाड़ी का, किसी का भी इंश्योरेंस ले लो लाइफ को छोड़ के। जो हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं उसको छोड़कर बाकी क्या हो जाता है? जनरल। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है अभी तो, ठीक है। आपके घर के अंदर फर्नीचर है उसका भी होता है, ठीक है। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। वो सारे के सारे इंश्योरेंस किस में आ जाते हैं? जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मेनली। पहला है लाइफ, जो आप लाइफ के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम लाइफ तो गाड़ी की भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी लाइफ होती है, इसकी भी लाइफ होती है, इसकी भी लाइफ होती है, लेकिन ये इंसान वाली लाइफ नहीं है भाई। जो इंसान की लाइफ होती है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? जनरल इंश्योरेंस में आ जाएगी। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी 2 तरह की इंश्योरेंस आते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। ध्यान देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लाइफ में देखने वाले ही हो, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बुक्स में और मार्केट में थोड़े बहुत नाम का फ़र्क होता है। कल मैंने आपको टर्म लाइफ का एग्जाम्पल दिया था, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, जो मैंने बोला था मैं 60 साल तक तो नहीं मरूंगा, वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसी का नाम इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? होल लाइफ इंश्योरेंस। उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। अब होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है भाई? जब तक आप जियोगे ना तब तक आपको प्रीमियम पे करना है, तब तक आपको प्रीमियम पे करना है। आप मरोगे ना, पैसा आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस में जब तक आप जी रहे हो तब तक पैसा नहीं मिलेगा। आप मरोगे तब आपके घर वालों को ही पैसा मिलेगा, आपके हेयर को, ठीक है, जो भी पीछे वारिस है उनको मिलेगा। उसे होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट ये था, जब पहली बार टर्म लाइफ इंश्योरेंस चालू हुआ था उसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं प्रैक्टिकली, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ का मतलब ही वही हुआ ना, जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको प्रीमियम पे करते रहना है। जैसे ही आप मर जाओगे आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा। दैट इज़ अ होल लाइफ। लेकिन आजकल मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने कल आपको बताया कि मार्केट में अब ऑप्शन मिलता है कि आप 60 साल तक पैसा भरोगे, ठीक है, लेकिन 60 साल तक नहीं मरे तो गया पैसा, तो गया पैसा। आपको मरना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि घर वालों को पैसा मिले तो, ठीक है। टर्म का यही होता है। इसलिए मैंने कल क्या एग्जांपल दिया था, मैंने बोला मैंने जो चूज़ किया वो मैंने 80 ईयर्स का लिया भाई। चल 80 साल तक, 60 साल तक तो मुझे विश्वास है मैं हिलूंगा भी नहीं भाई, ठीक है। लेकिन 80 साल तक तो आजकल के जो प्रेशर और स्ट्रेस और ये सब है उसकी वजह से एक आधे अटैक तो आ ही जाएंगे, तो तब तक तो मैं मर जाऊंगा। तो 80 साल वाला बेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो समझा रहे हैं ना, वो पहले ऐसा था कि जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन अब उन्होंने लिमिट दे दिया है, मुझे 80 साल तक पैसा भरना नहीं है, मुझे 60 साल तक या 50 साल तक ही ऐसा कुछ पैसा भरना है। मेरे ख्याल से वो भी नहीं है, मुझे ना 7 या 10 साल ही पैसा भरना है, ऐसी स्कीम ली है मैंने, ठीक है। मुझे 7 या 10 साल तक ही पैसा भरना है, लेकिन वो है वही होल लाइफ इंश्योरेंस ही। लेकिन अगर मैं 80 साल से पहले मर जाता हूँ तो मेरे घर वालों को सर्टेन अमाउंट मिलेगा, और मैं टप गया 80 साल से ऊपर तो ये 7 साल 10 साल का जो मैंने पैसा पे किया है। अब तुम क्या सोच रहे होगा, सर खाली 7 साल 10 साल, और भाई 7 साल 10 साल वाला जो पैसा है ना वो कुछ 4 लाख समथिंग अमाउंट है, 4-5 लाख होगा टोटल मिला के। तो इतने साल तक वो पैसा ये लोग घुमाएंगे ना मेरा मार्केट में, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने इतना लिया होगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि 80 साल से ऊपर चले गए तो वो पैसा तो गया। तो चलो वो सब मार्केट की चीज़ें वो छोड़ दो। होल लाइफ इंश्योरेंस जो यहाँ लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है कि जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको प्रीमियम पे करना है, आपको वो पैसा नहीं दिखेगा। दैट इज़ अ होल लाइफ इंश्योरेंस। वो पैसा एक तरह से आपके घर वालों के सलामती के लिए कि आपको कुछ हो जाए तो उनको पीछे पैसा मिल जाए करके,
ठीक है, आ जाओ पीछे देख लेते हैं, हम लोग रीड कर लेते हैं। सी व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड dies, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum as a compensation to the legal hire of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as a whole life insurance. जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है, जब वो मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पहले से ही, आज मैंने जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया होगा तो एक अमाउंट फिक्स हुआ होगा हमारे बीच में कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे मर जाने पर, डिजीज्ड का मतलब होता है जो डिजीज पर्सन, मतलब जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो डिजीज का मतलब होता है कि जिसकी डेथ हो गई वो पर्सन के जो हेयर होंगे, जो वारिस होंगे, उनको पैसा मिल जाएगा कंपनसेशन में। तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। द इंश्योरर हैज़ टू पे पीरियोडिक प्रीमियम विच इज़ टू बी पेड थ्रू आउट एस लाइफ। देखो लिखा हुआ है, इंश्योरर जब तक जिंदा है तब तक वो प्रीमियम पे करता रहेगा थ्रू आउट इज लाइफ, और जब वो मर जाएगा तो उसके घर वालों को पैसा, that is a term life insurance actually in practical life, and here it is a whole life insurance, ठीक है। See life is precious, इसलिए उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, and hence there cannot be any price decided for it. And insuree decides the value of his life and his capacity to pay premium. तो इंश्योरी जो इंश्योरेंस लेता है वो खुद अपनी लाइफ की वैल्यू एक डिसाइड करता है, और लाइफ की वैल्यू तो क्या डिसाइड करता है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रीमियम पे करता है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी लेता है। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ अ डेथ ऑफ एन इंश्योरी। इफ द डेथ इज नॉट अननेचुरल, द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू गिव द फुल अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टू द हेयर ऑफ द डिजीज्ड। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका डेथ अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो आपके घर वालों को डबल पैसा मिलता है, ये रूल होता है, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो डबल पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी डेथ अननेचुरल है, इज नॉट अननेचुरल, ठीक है, अननेचुरल नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा पैसा देगी, किसको, हमारे वारिस को, हेयर को, क्योंकि हम तो जीवित है ही नहीं ना, ठीक है। होल लाइफ में हमको पैसा दिखने को नहीं मिलेगा कभी भी, याद रखना। होल लाइफ इंश्योरेंस में जो बंदा इंश्योरेंस अपने नाम का ले रहा है वो तो जब तक जीवित है पैसा मिलना ही नहीं है, उसके मर जाने के बाद ही उसके वारिस को, उसके हेयर को पैसा मिलेगा, घर वालों को, बच्चों को, जो भी है। अच्छा, एंडोमेंट इंश्योरेंस जो आप लोगों ने इंश्योरेंस सुने होंगे, ये वो इंश्योरेंस है। एंडोमेंट इंश्योरेंस, जैसे मेरे पास 5-6 पॉलिसीज़ है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, LIC, ठीक है, वो सारी की सारी एंडोमेंट है। एंडोमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें एक पीरियड होता है, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा, जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा, अगर मैं जीवित हूँ तो मुझे पैसा मिल जाएगा, और मैं अगर जीवित नहीं हूँ तो मेरे जो हेयर हैं, वारिस हैं, उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस देखो, आजकल तरह तरह के इंश्योरेंस हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, होल लाइफ में जब तक आप जीवित हो तब तक आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मैंने आपको लाइव एग्जांपल क्या दिया, मेरे पास जो होल लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें खाली मुझे 7 या 10 साल पैसा पे करना है, बाकी का टाइम मुझे पैसा पे नहीं करना है। तो बुक्स का और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ें अलग है। एंडोमेंट इंश्योरेंस वही होता है जो हम नॉर्मल इंश्योरेंस कोई भी लेता है, वो ये होता है कि आपको 10 या 15 साल का पीरियड होता है, जितने टाइम के लिए भी आपने पॉलिसी ली है, ठीक है। और अगर आप उस समय के बाद जीवित हो, जैसे मैंने 2010 में एक पॉलिसी ली थी और वो 10 ईयर्स की थी। मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस का जो पीरियड होता है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का, वो 10 ईयर्स होता है। 10 ईयर्स से कम की पॉलिसी होती ही नहीं लाइफ इंश्योरेंस की, कोई भी मिनिमम 10 साल का। तो मैंने एक 10 ईयर्स का पीरियड लिया था जो 2020 के आसपास पूरा हुआ, तो मैं जीवित था तो मुझे पैसा मिला। अगर मैं जीवित नहीं होता तो जो हेयर है, नॉमिनी जिसका नाम आप देते हो, उनको पैसा मिलेगा करके। तो एंडोमेंट में ऐसा होता है कि आप जीवित हो तो आपको पैसा मिलेगा, आप जीवित नहीं हो तो आपके हेयर को पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स भी है, फंडे भी हैं जो बुक्स में लिखे हुए नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपका एक कैलकुलेशन होता है। जैसे मेरा कैलकुलेशन था उस समय कि मैंने एवरी मंथ 1000 पे कर रहा था, तो 12 मंथ्स का 12,000 पे हो रहा था, ठीक है। तो मुझे मिलने वाला था, मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा था 10 सालों में 1.25 लाख का कुछ, और मुझे मिलने वाला था 2.5 लाख।
तो लोगों के दिमाग में ये होता है, अब जो 2.5 लाख रुपए मिलने वाला था उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। जो आपका पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड अ सम एश्योर्ड। लेकिन भाई 2.5 लाख तब मिलता जब आपने पूरे 10 साल कंप्लीट किए। अगर 5 साल के बाद मेरी डेथ हो जाती है, 5 साल के बाद मेरी डेथ हो जाती है, तो शायद मेरे घर वालों को 2.5 लाख रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने बाकी के 5 साल का प्रीमियम पे, तो उस हिसाब से पैसा देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से पैसा देते हैं करके, ठीक है। देखो एंडोमेंट, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू पे द पॉलिसी अमाउंट to the insuree at the end of the policy period to him or to the legal heir in the event of his death, it is known as an endowment insurance। जब इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि पॉलिसी का जो भी अमाउंट होगा, जैसे पीरियड एंड होगा, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 15 साल के लिए पॉलिसी ली, तो 15 साल का पीरियड जैसे ही ख़त्म हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रॉमिस किया था कि 15 साल जैसे ही ख़त्म होंगे, अगर आप जीवित होंगे तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके हेयर को पैसा दे दिया जाएगा। इट इज़ नोन एज एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसमें पीरियड होता है। होल लाइफ में क्या था, आपकी जब तक डेथ नहीं होती तब तक पैसा, ठीक है, आपकी डेथ 5 साल में हो गई, घर वालों को 5 साल में पैसा मिल जाएगा। आपकी डेथ 50 साल के बाद हुई तो 50 साल के बाद पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन एंडोमेंट में क्या होता है, पीरियड होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, लाइक दैट। वो जैसे ही पीरियड खत्म होगा, इफ़ यू एग्जिस्ट, आप प्रेजेंट हो तो आपको पैसा मिलेगा, इफ़ यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो फिर आप इन दैट केस किसको मिलेगा, आपके हेयर को मिलेगा। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ जनरल इंश्योरेंस। सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। पहला है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, फिर है फायर इंश्योरेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। एक है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गुड्स का ट्रांजिट जब होता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, स्टफ जो है। आग लगने की वजह से जो इंश्योरेंस करवाते हो आप, फायर इंश्योरेंस, और उसके अलावा दूसरे फॉर्म जो आते हैं जनरल इंश्योरेंस के। सबसे पहले है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में 3 चीज़ आती हैं, समुंदर सबसे पहले, हवाई जहाज़ और लैंड, ठीक है। लैंड पे 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेल रूट एंड रोड, ठीक है। सी व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर देयर इज अ रिस्क ऑफ फुल और पार्शियल लॉस और डैमेज। जब कभी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह, इसको ट्रांजिट भी कहा जाता है, ठीक है। एक जगह से जब दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तब पूरा रिस्क होता है, या गुड्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, वॉट एवर इट इज़, या पार्शली भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। देयर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर सच रिस्क, इसलिए हमने तरह तरह के रिस्क के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है। विचार पहला है मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है, जब आप समुंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसे मैराइन इंश्योरेंस। एयर इंश्योरेंस, जब आप हवाई जहाज़ के रास्ते ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को। और रेल और रोड इंश्योरेंस। सबसे पहला है मैराइन इंश्योरेंस, जो सबसे पुराना है, जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और लंदन की एक कंपनी ने स्टार्ट किया था। देखो, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज़ वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज़ रिस्की एंड स्लो। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, महंगा नहीं होता है, सबसे सस्ता आपको पड़ता है, ठीक है, लेकिन रिस्की होता है और काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते हैं शिप आने में, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस वाया सी रूट। ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड दूसरी कंट्री से जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो वो वाया सी रूट के थ्रू ही आता था 18th सेंचुरी में। नाउ हेंस इट इज़ वेरी एंशिएंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, और ये सबसे पुराना इंश्योरेंस का फॉर्म है, ठीक है, मैराइन इंश्योरेंस। Lloyd's of London, ये कंपनी का नाम है, Lloyd's was the first to start marine insurance. This company has maintained its image of loyalty for more than 325 years. 325 सालों से ये कंपनी चल रही है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फिर है एयर इंश्योरेंस, जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, एडवेंट का मतलब है विद द स्टार्ट, विद द बिगनिंग, ठीक है, विद द इंसेप्शन। द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड which also led to the beginning of the air insurance। तो बोला गया है जैसे ही 19th सेंचुरी का स्टार्ट हुआ, अब हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट्स के थ्रू भी कर रहे हैं। इसे कार्गो फ्लाइट कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसे कार्गो फ्लाइट्स कहा जाता है, जिसमें पैसेंजर नहीं, जिसमें गुड्स होते हैं। जैसे हम लोग
गुड्स कैरियज बोलते हैं, मालगाड़ी ट्रेन को, ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन अलग होता है, वैसे ही पैसेंजर का फ्लाइट अलग होता है और जो गुड्स के लिए फ़्लाइट होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्गो फ्लाइट, ठीक है। तो जैसे ही 19वीं सेंचुरी में हवा के रास्ते भी हमने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हवा के रास्ते मतलब कार्गो फ्लाइट स्टार्ट हुई, वैसे वैसे ध्यान आया कि भाई इसका इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, ये भी रिस्की है। एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे कॉस्टली होता है और रिस्की होता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे हाईली वैल्यूएबल और लाइट वेट गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर के थ्रू। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज मच हायर देन द मैराइन एंड द रेल और रोड इंश्योरेंस, ठीक है। एयर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, और उसमें हैवी गुड्स नहीं होते भाई, उसमें कीमती गुड्स होते हैं और लाइट वेट गुड्स होते हैं। इसके बाद है रेल और रोड इंश्योरेंस। सी लैंड ट्रांजिट इन्वॉल्व्स रेल एंड रोड ट्रांजिट ऑफ गुड्स। तो बोला गया है कि लैंड ट्रांजिट में क्या इन्वॉल्व हो जाता है, रेल एंड रोड, ठीक है। लैंड के ऊपर क्या क्या है, रेल की पट्टी जो ट्रैक होता है वो, और लैंड जो है, ये दोनों ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन सच ट्रांजिट आर, क्योंकि जो हवा में होता है, हवा में तो चोर आ नहीं सकते ज़्यादातर, समुद्री लुटेरे होते हैं जिसे हम लोग पायरेट्स कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रोड पे तो कहीं पे भी रुकवा सकते हैं करके। तो जो रिस्क इन्वॉल्व हैं रेल और रोड रूट पे वो है थेफ्ट, चोरी हो जाना, डकैती, ठीक है, एंड डैमेज टू द प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क, ठीक है। अगेन इंश्योरेंस हर जगह क्या है, एक प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है, एक कवच है जो आपको अटैक होने से बचा रहा है। एक तरह से अटैक होने से तो खैर नहीं बचाता, चोट तो आपको खानी ही पड़ेगी, लेकिन वो आपको भरपाई करके देगा, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस क्या है समझ लो कि भाई ये डंडा मार रही है तो इंश्योरेंस इसका डंडा छीन लेगा और हमको कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस वो नहीं है, इंश्योरेंस बोलता है डंडा तो खा, लेकिन जो खून निकलेगा ना उसकी भरपाई करके देंगे। समझ में आया, इंश्योरेंस ये है। देन फायर इंश्योरेंस, the promise by the insurance company to pay compensation against the full or partial loss or damage to the property due to fire against a pre-decided amount of premium is known as fire insurance. Simple. मैंने यहाँ पे फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, फायर इंश्योरेंस लिया तो मैंने जितना प्रीमियम पे किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी एक पहले से प्री डिसाइडेड अमाउंट होगा, भाई आग अगर लग जाती है तो आपका जो भी डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग इतना कंपनसेशन मिलेगा, दैट इज़ अ फायर इंश्योरेंस। It is based on the principle of insurable interest. The insuree should get compensation equivalent to the loss of value of property due to the fire, provided he has insurable interest. Other general insurance, the business of insurance has grown with the time and new types of insurance have come into existence. जैसे जैसे वक्त आगे गया तरह तरह के इंश्योरेंस आपको मिल रहे हैं मार्केट में। जैसे इंश्योरेंस ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिंगर, ठीक है, उसका इंश्योरेंस होता है। ड्राइवर की आंखों का इंश्योरेंस होता है, आपको नहीं पता हो तो ड्राइवर की आंखों का इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव कंपनसेशन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ व्हीकल्स टू अदर्स। इंश्योरेंस फॉर लेबर कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, लेबर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है ताकि आपको पैसा ना देना पड़े। काफ़ी बार होता है कि आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और कुछ एक्सीडेंट वगैरह मेजर हो गया, तो आपका इंश्योरेंस अगर पहले से आपने उसको करवाया होता तो इंश्योरेंस कंपनी से उसको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता, नहीं तो फिर काफ़ी बार आपको कंपनसेट करके देना पड़ता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि भाई सामने वाले ने केस कर दिया, अच्छे से केस कर दिया, तो जीवन भर भी मंथली आपको अमाउंट उसको देना पड़ता है, होता है ऐसा काफ़ी बार। एम्प्लॉय इंश्योरेंस, स्टूडेंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट जनरल एंड सोशल डैमेज, medical insurance to compensate for medical treatment, insurance against loss caused due to the insurance against any cancellation, insurance against loss caused due to the closure of a business unit, ठीक है, आपका बिजनेस यूनिट नहीं चल रहा है अच्छे से और आप उसको बंद कर रहे हो, क्लोजर मतलब बंद कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बाय एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयर। काफ़ी बार पहले से हमने, देखो हमको नहीं पता कि कोई धोखा देगा कि नहीं होगा, लेकिन धोखा दे तो सकता है, ये लाइफ है, ठीक है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें धोखा दें, चीट करके चले जाएं और हमें नुकसान हो, उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है।
Insurance against any cancellation or postponement of any entertainment program, sports events, either due to natural or man-made risk, are some of the types of the insurance. Mediclaim or medical insurance is to compensate for the huge medical expenses incurred by a person in the event of any health problem, as against a periodical premium paid by an insurance to an insurance company. तो ये तो सिंपल ही है. मेडिक्लेम जो होता है भाई, आपको कोई ह्यूज बीमारी हो गई, या मेडिक्लेम एक्चुअली कैसे होता है आपको बताता हूँ. सिर्फ आपके पास मेडिक्लेम है और आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हो, आपको मेडिक्लेम नहीं मिलता है. आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, फिर जाके मेडिक्लेम मिलता है. ठीक है. तो आजकल तो होता ही है कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने जैसी हालत नहीं है अपनी, चंगे भले हैं, थोड़ा बहुत जो भी बीमारी हुई है, लेकिन आपको मेडिक्लेम अगर उसके थ्रू पैसा दिलवाना है तो बोलेंगे मेरे को 2 दिन तक भर्ती कर दे भाई. नहीं तो नहीं मिलता है. ऐसा ही है, नहीं तो नहीं मिलता है आपको. ये रूल्स हैं अभी के. देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस. देखो, इंश्योरेंस वॉज इनिशिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया. इंश्योरेंस एक प्राइवेट सेक्टर में ही स्टार्ट हुआ था, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू स्टार्ट हुआ था. एज इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, मैनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था पहले, तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ ने, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपना बिजनेस इंश्योरेंस का यहाँ पे स्टार्ट किया था. एज दे वर ब्लेम फॉर प्रैक्टिसिंग इललेजिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस. इललेजिमेट का मतलब इलीगल. ठीक है. On 19th century, 1956, through an ordinance, life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. तो उन पे ब्लेम किया गया कि वो बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ है वो इलीगल बिजनेस चला रहे हैं एक तरह से. तो 1956 19 जैन 1956 को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज हो गया और LIC, जो हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है इंश्योरेंस का, वो सेटअप हुआ. Thus the monopoly of life insurance corporation was established. एक तरह से LIC चलता था. आज भी लाइफ इंश्योरेंस के मामले में LIC पे लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट है, इसलिए. जनरल इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. और जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ के अलावा जो बाकी के इंश्योरेंस जितने भी हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने. पीरियडिकल कंट्रोल्स वर इम्पोज्ड ऑन जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज and it has continued after independence also. और टाइम टू टाइम पीरियडिकल कंट्रोल का मतलब होता है वक्त के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल भी लाए थे, मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी लाए थे कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस ये कंटिन्यू रहा. On 1st Jan 1973, the general insurance business was nationalized on the basis of General Insurance Business Act 1972. To analyze and appraise the working of insurance sector, a committee was appointed. अब बोला गया है इंश्योरेंस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए कि इसका बिजनेस और भी मार्केट में अच्छे से चले, एक कमिटी हमने सेटअप की. It recommended the joint business by foreign insurance company with the Indian counterparts. Insurance Regulatory and Development Authority IRDA was set up in 1999 to support it. Insurance Regulatory and Development Act. ठीक है. IRDA मतलब अथॉरिटी, ये एक एसोसिएशन है. IRDA क्यों बना पता है आपको? IRDA बना था, आज सपोज कर लो आप LIC को छोड़ दो, चलो वो तो गवर्नमेंट है, लेकिन LIC के अलावा जितनी भी बाकी के इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो तो प्राइवेट है. कुछ साल पहले, मतलब करीबन 10-1 साल पहले, लोगों को उतना भरोसा नहीं होता था प्राइवेट कंपनी. बोले हम इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डालें और इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाए तो, बैंकरप्ट हो जाए तो, इसको बैंकरप्ट बोलते हैं, बंद हो जाना, तो हमारा पैसा कौन चुकाएगा? तो एक रूल होता है IRDA, ये एक संस्था बनी हुई है इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए. किसी भी कोई भी जब नई कंपनी स्टार्ट हो रही है ना, तो ये 200 करोड़ रुपया IRDA के पास जमा रखती है. 200 करोड़, तब जाके ये कंपनी स्टार्ट हो सकती है. कि कल कोई अगर कंपनी बंद हो जाती है तो लोगों का पैसा चुकाएगा कौन? देखो, लोगों को अभी भी नुकसान तो होगा, हो गई, क्योंकि ज़रूर थोड़ी है कि 200 करोड़ का बिजनेस ही चले, मतलब लोगों से 200 करोड़ रुपए आए हों जितने हमने जमा किए, उससे ज़्यादा आए हों तो कभी भी देखो, हमेशा कंपनी का रूल रहा है, कभी भी कोई कंपनी बिजनेस बंद होता है
तो वो जो अपनी लायबिलिटी चुकाता है ना, कर्जा चुकाता है, वो प्रोपोर्शनेटली चुकाता है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है, देखो पूरा पूरा चुकाने की अगर उसकी हैसियत होती तो बंदी क्यों हो रहा था? अगर अच्छा खासा चल रहा था तो वो लॉस में जा रहा है तभी बंद हो रहा है, तो इसके पास पैसा भी उतना नहीं होगा और कर्जा ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है भाई ये 100 मांगती थी, इसको 50 दे दिया, ये 50 मांगती थी, इसको 30 दे दिया, सबको दिया, थोड़ा 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 दिया, उसको प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं। ठीक है, तो IRDA वहाँ पे बैठा है। नाउ सी, Insurance Regulatory and Development Authority, this is a supreme autonomous and legal institution which manages the regulatory and development activities in the field of insurance. IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to the private insurance company and to the foreign insurance company to the extent of 26%. तो IRDA Act जो 1999 में बना था, ठीक है, IRDA वैसे क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, ये बना कब था? 1999 में इसका एक्ट बना था। और इस एक्ट ने, इस कानून ने क्या किया? जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी या जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी थी, उसको एंटर करने दिया इंडिया में, लेकिन अप टू 26%। लेकिन 2015-16 में उसका जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गया और हो गया 49%। सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अप टू 49%। तो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां जो थी वो डायरेक्टली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 49%, उससे ज़्यादा नहीं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA, पॉलिसी होल्डर्स गेट मोर चॉइस, पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा चॉइस मिले। प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज विच कैन इम्प्रूव द सर्विसेज विद द लोअर प्रीमियम। और बोला गया है कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन दे दिया, मतलब लोगों के पास चॉइसेस मिल गई, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जब खुल जाती है तो आपके पास क्या होता है? आपके पास चॉइस मिलता है। किस चीज़ का? एक तो प्रीमियम का भी, जो आप प्रीमियम पे करते हो वो डिफरेंस हो जाता है, इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, फिर आप वहाँ से लेते हो, आप बोलते हो 2 पैसा भले ज़्यादा हो लेकिन रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। देन मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी टू ब्रिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनी। देखो, एक ही मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो बोलेगी मेरा मोनोपोली है, दबदबा चलेगा, किसी और का ट्यूशन क्लास होता ही नहीं, तो मैं बोलूँगा घूम फिर के आने तो इधर ही। ठीक है, तो जो भी मेरी कमियां हैं वो मैं दूर नहीं करूं तब भी मुझे पता है लोग आने तो इधर ही है। लेकिन अगर मार्केट में बहुत सारे ट्यूशन क्लास खुल जाते हैं जैसे अभी हैं, और मुझे अपना बिजनेस अगर अच्छे से चलाना है तो मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है, मुझे अपडेट रहना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है कि सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो जब मार्केट में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है तो आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मिलता है। टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेन रिड्रेसल, एक सिस्टम बनाओ। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिस्टम। कंप्लेन रिड्रेसल, ठीक है, कस्टमर्स की तरफ से जो भी कंप्लेन आती है, रिड्रेसल क्या बताया था मैंने? सोल्यूशन। ठीक है, जो भी कंप्लेन आता है उसका आपको सोल्यूशन करके देना है। जो भी कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन आती है उसका आपको एक जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ओके।